हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दे आर अपीयरिंग इन सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। और जो फोर्थ पेपर है ऑप्शन ब्रिटिश लिटरेचर 2, हम उसके यूनिट्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1, जिसमें वी हैव 4 पोइट्स। और इस वीडियो में मैं इन अ नट शेल आपको बताऊंगी कि इन चारों पोइट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कैसे इनमें से जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी सेकंड सेम के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्होंने पहले जो फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम ऑनलाइन दिए हैं, तो सेकंड सेम में उनके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो पेपर को अटैम्प्ट कैसे करेंगे। तो जो ब्रिटिश लिटरेचर 4 ऑप्शन है, इसका पेपर पहले है 12 जुलाई को। तो इस पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 4 पोइट्स हैं। तो इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। तो क्रोनोलॉजिकली इसको हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट जो पोइट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो है टी.एस. एलियट। और टी.एस. एलियट की फ़र्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स पब्लिश हुई थी 1917 में, विच वॉज प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। इसी कलेक्शन में से आपके सिलेबस में है लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। सेकंड जो आपके सिलेबस में है बेरियल ऑफ द डेड है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड। और वेस्टलैंड जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड इसका मास्टरपीस है टी.एस. एलियट का, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1922। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द बेरियल ऑफ डेड। तो कॉमन दोनों में क्या है? टी.एस. एलियट एज अ पोइट आपने शायद बी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो एलियट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज को, दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर को, दैट इज़ द इमेजिस्टिक पोइट्री। वो इमेजिज़म में पोइट्री को लिखते हैं। और एलियट की पोइट्री इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द आस्पेक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो जो 2 पोइम्स आपके सिलेबस में हैं इसमें कॉमन क्या है? इसमें एलियट ने दिखाया है कि व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोप। ठीक है, स्पेशली द बेरियल ऑफ द डेड जो है वो फर्स्ट पार्ट है वेस्टलैंड का। वेस्टलैंड इज़ अ लॉन्ग पोम विच इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, और बेरियल ऑफ द डेड उसका फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि टाइटल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे दूँ, आप कोई भी पोएम डिस्कस करते हो, कोई भी वर्क डिस्कस करते हो, उसके टाइटल को ज़रूर डिस्कस करो, क्योंकि टाइटल जो है इसमें मीनिंग होता है राइटर का। तो बेरियल ऑफ द डेड से हमें क्या समझ आता है कि लास्ट राइट्स ऑफ अ डेड, राइट। तो यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द पोम जो है वो होती है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। तो अप्रैल को एज अ क्रूलेस्ट मंथ शो किया है एलियट ने। और यहाँ पर उसने एक पिक्चर दिखाई है वेस्टलैंड की। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, बेरियल ऑफ द डेड इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ लॉन्ग पोम विच इज़ द वेस्टलैंड। तो इट शोज़ अ ट्रू पिक्चर ऑफ यूरोप आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंडली इसमें उसने कंडीशन दिखाई है मॉडर्न मैन की, जो स्पिरिचुअली और मॉरली बैरन है। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड दिखाया है एलियट ने जिसमें एब्सेंस है स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ का। और ये इसका रीज़न उसने क्या दिखाया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये पब्लिश हुई है 1922 में। और आपको इम्पॉर्टेंट है इस पूरे पेपर को समझने के लिए आपने वर्ल्ड वॉर याद रखनी है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में है और सेकंड जो है 1939 में है। तो जितनी भी पब्लिशिंग डेट्स हैं आपने उसी के हिसाब से इसको याद रखना है कि ऑल द पोइट्स इन दिस यूनिट दे आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर्स। बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर से ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ ऑफ रिलीजियस फेथ दिखाया है और अराइजिंग ऑफ फियर है। फियर किस चीज़ को लेके है? फ्यूचर को लेके। तो मॉडर्न मैन जो है वो इनडिसाइसिव है, वो स्पिरिचुअली बैरन लाइफ लीड कर रहा है, मॉरली उसका जो फेथ है वो टूट चुका है। ये बेरियल ऑफ द डेड के मेन थीम्स हैं। आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट टूर दे रही हूँ ऑफ फर्स्ट यूनिट। जो सेकंड पोएम है इसकी, लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। तो उसकी जो मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, विच इज़ फर्स्ट हम बात करेंगे सेटिंग ऑफ द पोम।
क्योंकि जैसे टाइटल तो है लव सॉन्ग, तो हमें दिमाग में क्या आता है कि लव सॉन्ग मस्ट बी अबाउट सम वेरी रोमांटिक सीन, एक बहुत अच्छा सा गार्डन का सीन होगा या कोई एक ऐसा सीन होगा जिसमें लवर जो है बिलवड को प्रपोज कर रहा है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर, और इसमें जो सीन दिखाया है वो सीन एक चीप रेस्टोरेंट का है, राइट। जो प्रूफ्रॉक है, प्रूफ्रॉक का कैरेक्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सिंबॉलिक है मॉडर्न मैन का, जिसके अंदर से जो एक लव की फीलिंग है दैट हैज़ बीन एबॉलिश्ड, और उसके अंदर एक फ़ियर है, राइट। तो इस पोएम में ध्यान रखने वाली है एनिमल इमेजरी, वो अपने आप को एक वर्म के साथ कंपेयर कर रहा है। फिर यहाँ पर एक फेमस फ्रेज़ आती है, अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज इन एनिमल इमेजरी के थ्रू व्हाट डज़ एलियट वांट टू कन्वे। जब आप इस पोएम को डिस्कस करोगे आप इन चीज़ों को ज़रूर बात करोगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एलियट की इमेजरी के ऊपर, तो आपने बेरियल ऑफ द डेड और सेकंड जो है प्रूफ्रॉक, इसमें से आपने इमेजेस को चूज़ करके डिस्कस करना है। अगर आपको आ जाए एलियट की थीम के ऊपर क्वेश्चन, फिर भी आप दोनों पोम्स को डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है मेटाफर ऑफ आइज़, क्योंकि जो प्रूफ्रॉक है, मैं आपको एक शॉर्ट इसका बता दूं कि व्हाट इज़ देयर इन द पोम। एक तो ये लव सॉन्ग ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रूफ्रॉक है वो मिडिल एज में है, ही इज़ ग्रोइंग बॉल्ड, और वो अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि ही इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज लुक्स, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंटेबल करने के लिए ही ट्राइज़ टू फॉलो ऑल द मॉडर्न थिंग्स, बट ही इज़ नॉट एबल टू प्रपोज अ गर्ल। तो प्रूफ्रॉक का मेन जो ट्रेट है वो उसका इनडिसाइसिव नेचर है, ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। तो उसका जो बातों को डिले करने का एक ट्रेट दिखाया है, उसी वजह से प्रूफ्रॉक का बहुत जगह कंपैरिजन होता है हैमलेट के साथ। शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है हैमलेट, जिसकी फेमस लाइंस हैं टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। तो वहाँ पर हैमलेट का कैरेक्टर जो है वो इनडिसाइसिवनेस को डिपिक्ट करता है, सेम केस प्रूफ्रॉक का है। तो ये कंपैरिजन पेपर में आ सकता है, प्रूफ्रॉक के कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछ सकते हैं, या प्रूफ्रॉक का कंपैरिजन हैमलेट के साथ है। तो यहाँ पर आपने याद क्या रखना है कि प्रूफ्रॉक मॉडर्न मैन है, जो उसका लव सॉन्ग है वो ट्रेडिशनल सॉन्ग से डिफरेंट है, क्योंकि ये एक तरह का इंटीरियर मोनोलॉग है। पूरी पोम जो है वो अब उसके अंदर चल रही है, जिसमें वो खुद को एनालाइज कर रहा है, और एनालाइज करते हुए ही इज़ फाइंडिंग हिमसेल्फ इनकेपेबल ऑफ प्रपोजिंग अ गर्ल, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वो प्रपोज़ करने की एज निकल चुकी है, वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। और अगर वो अपने आप को इस तरह से फ़ील करता है जैसे इंसेक्ट को डाइसेक्ट करने के लिए लगाते हैं ना पिन के ऊपर, तो अपने आप को इस तरह से फ़ील करता है एज़ इफ़ एवरीबडी अराउंड इज़ लुकिंग एट हिम। और अगर वो लेटेस्ट फैशन को फॉलो करता है, उसमें भी वो कॉन्शियस हो जाता है। तो मेटाफर ऑफ आइज़ जो है वो दूसरों का पर्सपेक्टिव क्या है उसके लिए, उस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एलियट ने डेथ ऑफ इंडिविजुअलिटी दिखाई है, कि जो प्रूफ्रॉक का करेक्टर है ही इज़ थिंकिंग मोर अबाउट अदर्स दैन इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। और इसमें इमेज ऑफ सी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस इमेज के थ्रू वो बात कर रहा है प्रिमिटिव एज की। तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं मैं बता रही, तो ये इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात कर लें तो क्वेश्चन एलियट के ऊपर इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो बेरियल ऑफ द डेड में से इमेजेस पूछी जा सकती हैं, या आपको जनरल क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द थीमेटिक पैटर्न्स, या क्या रिपीटेड मोटिव्स हैं, ऐसे कौन से सिम्बल्स हैं जो बार बार आ रहे हैं एलियट की पोइट्री में। अगर आपसे ये नहीं पूछा जाता बेरियल ऑफ द डेड और प्रूफ्रॉक को अलग से नहीं पूछा जाता, तो आप एलियट के दोनों पोइम्स को डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर बेरियल ऑफ द डेड के बारे में बात करो, फिर आपको उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देनी होगी। सेम इज़ द केस विद प्रूफ्रॉक। अगर प्रूफ्रॉक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाता है, फिर आप उसी के ऊपर फोकस करोगे। जनरलाइज तब करोगे अगर आपको जनरल क्वेश्चन सिम्बल्स का, इमेजेस का या थीम्स का आ जाए, राइट। तो सेकंड पोइट इस यूनिट में है W.B. येट्स। W.B. येट्स की 3 पोइम्स हैं आपके सिलेबस में, ईस्टर 1916। अब यहाँ पर डेट ऑलरेडी मैंशनड है, तो ये फर्स्ट वर्ड के इमीडिएट बाद का उसने टाइम निकाला है। तो इसको आप थोड़ा सा, जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा इसको, आप थोड़ा सा ईस्टर 1916 के बारे में गूगल में सर्च कर लो। ये ईस्टर रिबेलियन था, और एलियट
W.B. येट्स जो है वो एक आयरिश पोइट है, आयरलैंड का रहने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उसकी आयरलैंड के लिए क्या है कि उसने आयरलैंड की लेजेंड्स को, उसकी मिथ्स को अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। ठीक है, तो ईस्टर 1916 आयरलैंड के रिबेलियन के बारे में बात कर रही है। इसमें जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं उनके नेम ज़रूरी है, और इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन है, ऑल इज़ चेंज टेंड अटरली एंड अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। इसके ऊपर आप फोकस करोगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। सेकंड है प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो जैसे कि टाइटल से ही क्लियर है, प्रेयर फॉर माय डॉटर का मतलब इट मस्ट बी मेड बाय सम फादर और मदर। तो इसमें एलियट ने लिखा है, तो फादर इज़ मेकिंग अ प्रेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर। तो जब भी एक फादर अपने डॉटर के फ्यूचर के लिए प्रे करेगा तो क्या प्रे करेगा, वो उसकी लाइफ अच्छी हो, उसकी लाइफ किस तरह की हो, इस चीज़ों के बारे में प्रे करेगा, राइट। तो इसमें जो मेन थीम है वो एक फादर की विश है अपनी डॉटर के लिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक इंडियन फादर के साथ मैच करती हैं। W.B. येट्स की यही एक इच्छा है कि उसकी जो डॉटर है, शी मस्ट बी वेल ग्रूम्ड, और वो नाइस होनी चाहिए। वो कहीं पर भी अपनी बेटी के लिए बहुत ब्यूटीफुल होने का नहीं सोच रहा, वो उसकी अपनी बेटी की जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में भी सोच रहा है। तो यहाँ पर उसके काफ़ी ट्रेड्स जो हैं एक इंडियन फादर के साथ मैच करते हैं, जहाँ पर वो ये सोच रहा है कि उसकी बेटी जो है शी मस्ट बी अ हिडन लॉरल ट्री। तो उसके अंदर जो इमेजेस हैं वो जो उसके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो उसकी एक तरह से दे शुड बी हिडन फ्रॉम द सोसाइटी। तो इसमें इमोशनल एटीट्यूड ऑफ द पोइट इम्पॉर्टेंट है, इसकी इमेजरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब पोइम शुरू होती है उसमें जो डॉटर है वो इन्फेंट है, अपने क्रेडल में वो झूले में लेटी हुई है, और उसके फ्यूचर को सोच के वो दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ है, जो लोगों का आपस में विश्वास ख़त्म हुआ है, उसको लेके पोइट जो है वो वरिड है। और उसको लगता है कि इस तरह की एक ह्यूमैनिटी से बिना जो एक सोसाइटी होगी उसमें उसकी डॉटर ग्रो करेगी। तो उसको डर लगता है कि उस फ्यूचर को इमेजिन करके, एंड ही वांट्स हिज डॉटर टू बी सिक्योर, और वो बहुत ब्यूटीफुल तो ना हो लेकिन वो इंटेलिजेंट हो। तो इसमें स्टैंजा, मीटर और रिदम की भी आप बात करोगे अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाती है। और जो थर्ड पोएम आपके सिलेबस में W.B. येट्स की है वो सेलिंग टू बाइजेंटियम है। यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि बाइजेंटियम के बारे में ज़रूर पढ़ लो। बाइजेंटियम एक रिलीजियस प्लेस का नाम है, और यहाँ पर सेलिंग का मतलब होता है मेकिंग अ जर्नी। ठीक है, तो वहाँ पर इमेजेस और सिम्बल्स अगेन इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है, इट बिकम्स अ जर्नी टू सम यू कैन से रिलीजियस प्लेस, और वो प्लेस जो है वो साल्वेशन का है, जहाँ पर साल्वेशन मिलती है सोल्स को। वहाँ पर जो पोइट है वो अपनी जर्नी कर रहा है। तो यहाँ पर इमेजेस में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इसमें उसने इमेज दी है, स्केयर क्रो की इमेज दी है, किस तरह से वो ओल्ड एज को एक तरह से यूज़लेस एज दिखा रहा है। ये चीज़ें एलियट की दूसरी पोएम्स में भी आपको मिल जाएंगी कि ही इज़ द पोइट जिसने कहा था कि एन ओल्ड पर्सन इज़ लाइक अ क्रैम्पल्ड न्यूज़पेपर ऑफ येस्टरडे। तो कैसे उसने ओल्ड एज के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। और अगर हम W.B. येट्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसने सिम्बल्स, न्यू सिम्बल्स दिए हैं इंग्लिश पोइट्री को, जो सारे ही सिम्बल्स न्यू हैं, और येट्स के सिम्बल्स अपने आप में यूनिक हैं जो उससे पहले नहीं यूज़ किए गए। जैसे उसने ओल्ड पर्सन को सिम्बलाइज़ किया है स्केयर क्रो के थ्रू, और कैसे वो इस सेलिंग टू बाइजेंटियम में बात कर रहा है परमानेंस ऑफ आर्ट की। ठीक है, तो आप सेलिंग टू बाइजेंटियम एक बार सुन लें। और जनरल क्वेश्चन W.B. येट्स में सिंबल्स का आ सकता है, या आपको आ सकता है बैकग्राउंड का, थीमेटिक पैटर्न्स का, राइट। तो थर्ड पोइट आपके सिलेबस में है W.H. ऑर्डन। ऑर्डन जो बहुत ही लेटेस्ट स्टेज में हम इसको पढ़ते हैं W.B. येट्स के बाद। W.H. ऑर्डन जो है उसकी फर्स्ट पोएम आपके सिलेबस में है शील्ड ऑफ एकिल्स। तो एकिल्स एक ग्रीक वॉरियर है, तो इसमें मेन एलिमेंट क्या आता है, ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में जो एकिल्स का करेक्टर है, एकिल्स हील्ड आपने सुना होगा शायद, दैट इज़ अ वीक पॉइंट ऑफ अ पर्सन। तो इट वाज अ काइंड ऑफ एजम्पशन कि एकिल्स ने कभी कोई वॉर नहीं हारी।
तो शील्ड ऑफ एकिल्स किस चीज़ के बारे में, आप पहले तो टाइटल में ये क्लियर करोगे एक्सप्लेनेशन में कि शील्ड का मतलब क्या होता है, कि जो वॉरियर्स जो हैं यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए इन वॉर। तो शील्ड ऑफ एकिल्स, एकिल्स की एक शील्ड है जो यूज़ कर रहा है ड्यूरिंग द वॉर टाइम, और उस जो शील्ड है वो उसकी बनाई है जो ब्लैक स्मिथ ऑफ गॉड्स है, जो गॉड के ब्लैक स्मिथ है उन्होंने बनाई है। और उस पर क्या क्या सीन्स हैं, और इसमें एक एक करके जो सीन्स हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं शील्ड ऑफ एकिल्स में। और सारे ही जो सीन हैं वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, बैरननेस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप एलियट को पहले पढ़ लोगे, उसके बाद ऑर्डन को पढ़ोगे, तो आपको बेरियल ऑफ द डेड में और यहाँ पर कंपैरिजन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसने डेड लैंड दिखाई है, ठीक है, एंड ऑफ मॉरल वैल्यूज़ दिखाया है, लॉस ऑफ फेथ दिखाया है। ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डन में और एलियट में कंपैरिजन में मिल जाएंगी, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को कंपैरिजन में करके लिखोगे उतने ही मार्क्स ज़्यादा होते हैं पोइट्री में। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें वो 1 सितंबर 1939, दिस इज़ द सेकंड पोम ऑफ W.H. ऑर्डन इन योर सिलेबस। इसमें इसकी बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली इसी डेट के दिन हिटलर ने पोलैंड के इन्वेजन को डिक्लेयर किया था। उसने डिक्लेयर किया था कि वो पोलैंड के ऊपर अटैक करने जा रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओपनिंग हुई है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओपनिंग हुई है, तो ये डेट उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनती है। तो यहाँ पर आप ये ज़रूर है कि आप जब भी इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखो, यू मस्ट राइट अबाउट द हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट डेट। तो इसको एज अ पॉलिटिकल एलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ऑर्डन का कंसेप्ट ऑफ लव, वो शुरू करेगा इरोस से और एंड करेगा अगेप पर। इरोस क्या है, इरोस सेल्फ लव है विच कैन बी डिस्ट्रक्टिव। तो उसको निगेट करके, उसको मना करके उसने शो किस चीज़ को किया है, अगेप इज़ अ क्रिश्चियन लव। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइंस जो कंट्रोवर्शियल हैं इस पोम में वो हैं, वी मस्ट लव वन अनदर और डाई, और उसमें चेंजेस हुई थी एंड डाई, है ना। तो वहाँ पर उसने दिखाया क्या है कि डेथ इज़ सर्टन, लेकिन लविंग ईच अदर और हैविंग म्यूचुअल लव फॉर ईच अदर इज़ इन आवर हैंड। तो यहाँ पर उसने ह्यूमैनिटी की नेसेसिटी को दिखाया है इन पोस्ट वॉर टाइम्स, कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर वो पोइट कहीं ना कहीं, पोइट क्योंकि प्रॉफिट्स होते हैं, उनको पहले से ही फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो वरिड है किस चीज़ को लेके, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी शुरू हो गई है, और वहाँ पर वो चाहता है कि लोग इन चीज़ों को समझें, ह्यूमैनिटी इस चीज़ को अंडरस्टैंड, ह्यूमैनिटी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल लव, क्योंकि डेथ तो फिर भी आनी है। अगर हम हेट्रेड में भी मर सकते हैं, और हम वी कैन चूज़ आवर डेथ बाय लविंग वन अनदर। तो यहाँ पर जो अगेप है दैट इज़ हिज क्रिश्चियन आइडिया ऑफ लव। थर्ड पोइम जो है म्यूज़डे व्यू आर्ट, इसमें इटालियन पेंटर ब्रिगेल की पेंटिंग के ऊपर उसने ये सारी पोइम लिखी है। बड़ी शॉर्ट पोइम है, तो एक बार वो जैसे म्यूज़ियम में विज़िट कर रहा है, वहाँ पर उसको ब्रिगेल की पेंटिंग को देखते हैं। उस पेंटिंग में है क्या, डिफरेंट सीन्स बने हुए हैं, लेकिन वो सारे सीन्स में सिमिलैरिटी क्या है कि ह्यूमन बींग्स की जो सफरिंग है वो कॉमन हो चुकी हैं, और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मतलब अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प करने की बजाय उनकी सफरिंग को बहुत ही कैजुअल वे में देखते हैं। और मेरे ख्याल से ये आजकल भी हो रहा है मॉडर्न टाइम्स में। आप इसको इनडायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि आजकल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन मॉडर्न टाइम्स इवन, कि जिस तरह से कोई कहीं पर कोई सीन चल रहा है ऐसा जहाँ पर कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, दे आर इन पेन, दे नीड हेल्प, तो उनकी हेल्प करने की बजाय पहले उनको हम उस सीन को कैप्चर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, है ना। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिंबल है इकारस का। इकारस के बारे में आपको शायद पता हो, इकारस को वैक्सन विंग्स मिले थे, और जैसे ही उसको वैक्सन विंग्स मिले, ही ट्राइड टू टच द सन, और जैसे सन के पास वो पहुंचा उसके विंग्स जो थे वो मेल्ट हो गए, है ना। तो ये मेन इसका आइडिया है। और फोर्थ पोइट आपके सिलेबस में D.H. लॉरेंस, इसकी 2 पोइम्स हैं, मॉस्किटो एंड स्नेक्स। ये बहुत ही जनरल सी पोइम्स हैं। मॉस्किटो एंड स्नेक्स शायद कुछ बच्चों ने +1 में पढ़ी होंगी कहीं पर। तो ये आयरॉनिकल डिस्क्रिप्शन है मॉस्किटोज़ का, सेम इज़ द केस विद स्नेक्स। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं स्ट्रेस दूँगी, आप पहले 3 पोइट्स अच्छी तरह से कर लें तो आपका रिस्क कवर हो जाता है। तो
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन थीम्स हैं जो हर एक पोम में आपको मिल जाएंगे। पहला तो है मेंशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। हर एक पोएम में डिपेंडिंग ऑन द पब्लिशिंग डेट, आप पब्लिशिंग में देखो कब वो आई है, तो उसको आप उसके ऊपर आपको इफ़ेक्ट दिखेगा ईदर ऑफ फर्स्ट वॉर और ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड है ऑल द पोएम्स आर शोइंग स्पिरिचुअल बैरननेस। जितने भी करेक्टर्स इन पोएम्स में दिखाए गए हैं वो स्पिरिचुअली बैरन करेक्टर दिखाए हैं। बैरन का मतलब क्या होता है? खाली, कि वो स्पिरिचुअली ब्लैंक हैं, उनके अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म है वो ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। थर्ड जो है वो लोनलीनेस है। जितने भी करेक्टर्स दिखाए हैं इन पोइम्स में, दे आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। चाहे हम बात कर लें प्रूफ रॉक की, प्रूफ रॉक भी लोनली है, और चाहे हम बात कर लें W.H. ऑडन की जो पोम है इकारस की, वहाँ पर इकारस भी लोनलीनेस में सफ़र कर रहा है, कोई उसकी सफरिंग को नहीं देख रहा या उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है फियर फॉर फ्यूचर, क्योंकि जितनी भी 3 पोइम्स हमने डिस्कस किए हैं, सॉरी 3 पोइट्स डिस्कस किए हैं, उसके जो डिफरेंट पोम्स हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ पर हमने देखा कि वो सारी बात कर रहे हैं फ़ियर ऑफ फ्यूचर्स की। क्यों फ्यूचर का फ़ियर है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद का जो प्रेजेंट है वो बहुत ही टेरिफिक है। उसमें एक डराने की एक यू कैन से की फीलिंग है कि उनको उस टाइम को देखकर, सिनेरियो को देख के डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर आज इतना बुरा है तो फ्यूचर में इससे भी बुरा हो सकता है, राइट। तो ये फ़ियर फॉर फ्यूचर इन सभी में है। उसके बाद इसमें मॉडर्न सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं। ऑल द 3 पोइट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं उनके सिंबल्स ट्रेडिशनल सिंबल्स से डिफरेंट हैं। कुछ पोइट्स ऐसे हैं लाइक W.B. येट्स जिन्होंने अपने सिंबल्स अलग से यूज़ किए हैं, जो उनके अपने ही कलेक्शन ऑफ सिंबल्स हैं। फिर इमेजेस की हम बात करेंगे कि किस तरह की इमेजरी यूज़ की है, ये कॉमन चीज़ें हैं। और हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अगेन आई रिपीट कि अगर आपने फर्स्ट यूनिट को अच्छी तरह से डिस्कस करना है तो आप हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर चलेंगे, विच इज़ कॉमन इन ऑल दिस पोइम्स। तो अगर हम 2 क्वेश्चन मान के चलें तो हो सकता है कि एक पोइट वो स्किप कर दें, है ना। तो कोई 2 पोइट्स आ सकते हैं, या एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है जिसमें चारों पोइट्स की एक सिमिलर चीज़ ले ली हो। सपोज़ आपको आ जाए कि कैसे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इन द पोइट्स ऑफ योर सिलेबस, तो यू आर फ्री टू डिस्कस ऑल द 4 पोइट्स। और दूसरा क्वेश्चन उसके साथ चॉइस में आपको आ सकता है किसी एक पोइट की एक पोम या किसी एक पोइट का कोई ट्रेट। तो इसलिए टिप यहाँ पर लास्ट में यही है कि आप जो चाहें तो एक पोइट अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन जो पहले 3 पोइट्स हैं उनकी सभी जो पोइम्स हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को पढ़ लें। जैसे 3 पोइम्स हैं, आप उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को पढ़ते हो तो एक तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या मेन मैटर है, क्या थीम है उन पोइम्स का। तो आप जो भी लिखोगे उसी के साथ रिलेटेड होगा, तो वो कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही अपनी तरफ से बना के लिखोगे तो दैट कैन बी नेगेटिव इम्प्रेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट आई विल बी कमिंग विद द सेकेंड यूनिट, and do tell me about your reactions in the comment section below. Thank you so much.